हम्म। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके थे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था दो आवेश अगर Q1 और Q2 हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर ये जो माध्यम है इसका परावैद्युतांक K है तब। ठीक। तो ये तो हुआ, ये जो नियम है ये सिर्फ बल के परिमाण को प्रदर्शित करता है, कितना बल लगेगा। लेकिन आपको पता है बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो बल को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए हमें इसका परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। तो अब इसकी दिशा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए, जो किसी भी आवेश पर जो लगने वाला बल है, जैसे धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच जो लगने वाला बल है एक दूसरे के विपरीत बाहर की तरफ होगा और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। कहने का मतलब, जो इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा होगी वही इस बल की दिशा होगी, इनके बीच लगने वाले बल की दिशा होगी। तो अगर हम इस परिमाण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर में अगर हम इस दूरी का जो सदिश है उससे उसके एकांक से गुणा कर दें, ये जो दूरी की दिशा है, इनको मिलाने वाली रेखा की जो दिशा है वही इस बल की दिशा है। तो अगर हम इस दूरी के सदिश को जान जाए तो और इसके एकांक वेक्टर से हम एकांक सदिश से हम क्या कर दे, गुणा कर दे, तो हमको वही हमें जो इनके बीच लगने वाला बल है उसकी भी दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम इनके बीच की दूरी का जो यूनिट वेक्टर है उससे गुणा कर दे तो हमें दिशा मिल जाएगी किसकी, बल की। तो बल की दिशा अब वही हो गई जो इस दूरी वेक्टर की दिशा है। ठीक। तो हम यूनिट वेक्टर से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है, एक। तो अगर इससे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसके परिमाण में एक से गुणा होगा जिसके कारण बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होता है भाई, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, या आप ये कह लीजिए वेक्टर ए अपान ए। ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 आर स्क्वायर वेक्टर आर अपान आर। ठीक। तो यहां से वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर क्यूब। ठीक। तो इंटू वेक्टर आर। तो ये हो जाएगा बल का सदिश रूप। अगर बल को सदिश रूप में व्यक्त करना है तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर के रूप में आप व्यक्त करेंगे तो ये रहेगा, और अगर इसे वेक्टर के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के यहाँ पे आप वेक्टर आर अपन आर लिख सकते हैं। तो आर यहाँ से गुणा होकर आर क्यूब हो जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आर क्यूब देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बल के सूत्र में आर क्यूब हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेक्टर आर रहेगा तो नीचे आर क्यूब रहेगा। ठीक। अगर यूनिट वेक्टर रहेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। ठीक। तो अभी तक हम लोग अब कूलाम का नियम पढ़ चुके थे। तो कूलाम का नियम जो था वो दो आवेशों के लिए था कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के हो जाएगा। अब कहीं पे दो आवेश ना होकर के दो से अधिक आवेश हो जाए, कोई एक ऐसा सिस्टम है, ठीक, जहां पे दो आवेश ना होकर के दो से अधिक आवेश हो जाए। मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे ही n आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। तो उन आवेशों के कारण अगर आपको निकालना हो कि किसी एक आवेश पर ऐसा सिस्टम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए Q1 आवेश पर इस निकाय में कुल कितना बल लगेगा, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो भाई Q1 पर जो है वो Q2 भी बल लगा रहा होगा। देखिए यहां पर भी कूलाम का नियम लगेगा इन दोनों के बीच में। ऐसे ही Q1 और Q3 के बीच में भी कूलाम का नियम लगेगा। Q1 और Q4 के बीच भी कूलाम का नियम लगेगा। मतलब Q2 भी इस पर बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, जितने भी आवेश होंगे सब इस पर बल लगाएंगे। तो इस पर जो कुल बल होगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी बलों के
योग के बराबर होगा। अब चूंकि देखिए बल तो सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसे सामान्य बीजगणितीय तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब आप जोड़ते हैं कि 1+2+3 ये बराबर 6 हो गया, तो ये आपका बीजगणितीय जोड़ है, ठीक है। इसमें हमें दिशा या चिन्ह का ध्यान नहीं रखना होता है, ठीक है। दिशा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ परिमाण को जोड़ लेते हैं, तो ये बीजगणितीय जोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर बहुत सारे बल एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सदिश योग नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए हमें सदिश योग नियम का पालन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो कुल Q1 पर लगने वाला जो कुल बल होगा, मतलब F जो 1 होगा, 1 पर Q1 आवेश पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के कारण लगाया गया बल, ठीक है, 3 के कारण लगाया गया, 4 के कारण लगाया गया बल, ऐसे ही n के कारण लगाया गया बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो F1 होगा, F1 का जो वेक्टर रूप होगा वो क्या हो जाएगा, F1 यहाँ पे जो प्रदर्शित कर रहा है वो Q1 पर कुल बल, Q1 पर कुल बल को प्रदर्शित कर रहा है। तो Q1 पर लगाया गया कुल बल क्या हो जाएगा, 1 पर लगाए गए Q1 पर लगाए गए Q2 आवेश के कारण बल। तो Q1 पर Q2 आवेश के कारण लगाया गया बल हम मान लेते हैं F12 है। देखिए दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए 1 पर 3 के कारण लगाया गया बल जो होगा, तो 1 पर 3 के कारण जो लगाया गया बल होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, उसका मान ये हो जाएगा F13। ऐसे ही F14 प्लस, अब ऐसे ही जितने भी आवेश होंगे उन सबके द्वारा लगाए गए बलों का हम सदिश योग कर लेंगे, ठीक। तो हमें मिल जाएगा यहां से कुल बल बिंदु यहाँ पे Q1 पर लगने वाला, Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल हमें मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। इसी नियम को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हो गया कि किसी भी सिस्टम या किसी निकाय में यदि बहुत से आवेश स्थित हो तो उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो लगाया गया बल होता है, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। तो इसके बारे में हमने थ्योरी अभी जो भी आपको लिखना था स्टेटमेंट हमने PDF में दे दिया, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक। तो अभी अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कुछ सवाल अध्यारोपण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जहां पे आपको निकाय लिखा हो हिंदी में, उसका मतलब ये होता है सिस्टम। वो सिस्टम की हिंदी है, ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है तो आप सिस्टम मान के चलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 आवेश है, एक निकाय ऐसा है जिसमें 3 आवेश है Q1 Q2 और Q3, ये एक सीधी रेखा में रखे गए हैं, ठीक। और जो है Q1 का मान 1 कूलाम है, Q2 का मान 2 कूलाम है और Q3 का मान 2 कूलाम है। ये तीनों ही धनात्मक आवेश हैं। अब आपसे बोला जाए इस निकाय में +1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब अगर आपको इस निकाय में 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल का मान निकालना है तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इस भाई 1 कूलाम आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, ये Q2 बल लगाएगा। Q2 इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में। तो ये Q2 आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल F12 हो जाएगा। मतलब Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल, उसकी दिशा क्या होगी भाई, इधर हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही Q3 भी इस पर बल लगाएगा। जब Q3 बल लगाएगा तो Q3 क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा, दोनों धनात्मक है तो Q3 इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में करेगा, तो ये आपका हो जाएगा F13, ठीक है। दोनों की दिशा देखिए विपरीत है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल
Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई। हम मान लेते हैं कि ये वायु या निर्वात में है, वायु या निर्वात में है, तो इसके लिए के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2। तो देखिए Q1 1 है और Q2 2 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा अपान R स्क्वायर। R का मान क्या है 1 स्क्वायर, फिर न्यूटन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू 2, ये हो जाएगा 18 × 10⁹ न्यूटन। ये हो जाएगा F12 का मान, F12 ये परिमाण है सर। ठीक है, दिशा इसकी क्या है, देखिए दिशा है 1 से 3 की ओर। ये अगर हम 1 पॉइंट मान ले, ये 2 पॉइंट है और ये 3 है, तो इसकी दिशा क्या होगी 1 से 3 की ओर। ठीक है, अब देखिए अगर हम 3 द्वारा 1 पे लगाया गया बल निकाल ले, F13 मीन्स Q3 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल निकाल ले, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई ε0, कहने का मतलब 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। देखिए यहाँ पे तो Q3 Q1 यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा अपान R स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ये भी यही हो जाएगा 18 × 10⁹ न्यूटन। लेकिन दिशा क्या है, देखिए 1 से 2 की ओर है, तो 1 से 2 की ओर है। अब देखिए दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में है, तो विपरीत दिशा में होंगे तो अगर आप इनको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में अगर आप F12 को ऐसे लिखते हैं 18 × 10⁹, ये देखिए किस दिशा में है, अगर आप देखें तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में है कि नहीं। अगर आप इसे कार्तीय तल में देखें तो ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में एक एकांक वेक्टर आपने पढ़ा होगा i कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 × 10⁹ i कैप, और F13 का मान क्या हो जाएगा, देखिए 18 × 10⁻⁹ जे के सॉरी माइनस आई कैप हो जाएगा। देखिए ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कुल बल इस पे जो 1 पे कुल बल हो जाएगा वो F12 प्लस F13, इनको जोड़ लीजिए। अब देखिए दोनों के परिमाण बराबर है, दिशाएं अलग अलग है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे ही आपको इस पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, चलिए आगे एक और देख लेते हैं। तो अभी आपने एक प्रश्न किया इस पे, अब इसी तरह का बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन है। इनके बीच की दूरी देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया गया है Q3 और Q1 के बीच की जो दूरी है वो बढ़ा के 2 मीटर कर दी गई है। Q3 और Q1 के बीच की दूरी बढ़ा करके 2 मीटर कर दी गई, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो देखिए F12 की दिशा ये होगी और F13 की दिशा ये होगी, कहने का मतलब Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल इस दिशा में होगा और Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल इस दिशा में होगा। तो अगर हम मान ज्ञात करें, देखिए यहाँ से F12 बराबर क्या हो जाएगा, F12 1 और 2 के बीच का जो बल होगा 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2 मतलब 2 × 1 2 अपान R स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया परिमाण, दिशा क्या हो जाएगा अगर आप सदिश रूप में लिखें इसे, तो 9 × 10⁹ मतलब 18 × 10⁹, और दिशा क्या हो गई इसकी, देखिए यहाँ पे आई की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आई कैप लगा दीजिए, तो ये सदिश रूप में हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच का देखेंगे तो F13 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 9 × 10⁹। ठीक, और इनके बीच Q1 Q2 तो Q1 Q3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 अपान R स्क्वायर। देखिए R क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4.5 × 10⁹ न्यूटन। ठीक, देखिए इसकी दिशा क्या है इस दिशा में, तो अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो आई कैप की नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मान। अब इनका जो नेट मान होगा वो क्या हो जाएगा, F1 पे लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा F12 का प्लस F13 का सदिश योग, इन दोनों के वेक्टर का योग अगर आप देखें। ठीक, तो
1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए F12 18 गुणे 10 की घात 9 आई कैप, और यहाँ पे देखिए इसका मान क्या है, माइनस में है, तो -4.5 गुणे 10 की घात 9 आई कैप। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 13.5 इंटू 10⁹ आई कैप F1, एप्पल लगने वाला बल। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिख दें या फिर आप उत्तर को सिर्फ ऐसे लिख दें, F1 या 1 पर लगने वाला कुल बल 13.5 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन होगा, जो कि 2 से बिंदु, या आप ये कह लें Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर बाहर की ओर दिष्ट होगा। तो चाहे आप इतना लिख दें और चाहे आप इसे लिख दें, दोनों चीजें सही है। देखिए ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी जो आप लिख रहे हैं ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है और ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न करने हैं आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक, कि 3 जो आवेश थे जो अभी सीधी रेखा में रखे गए थे, 1 कूलाम यहाँ पे था, यहाँ पे +2 कूलाम था और यहाँ पे +2 कूलाम था, ये बिल्कुल सीधी रेखा में 1 मीटर और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए थे। तो अब आपको बताना था कि Q1 पर जो 1 कूलाम वाला आवेश था उस पर कितना बल लगेगा। तो आपने निकाला, 2 स्थितियां हमने बताई, उसमें आपने प्राप्त किया कि Q1 पर कितना बल लगेगा 1 कूलाम आवेश पर। अब यहीं पे अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, ये दोनों बल जो है, ये तीनों बल जो है सीधी रेखा में स्थित ना होकर के ऐसे हो जाए, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रख दिए जाए। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के कोने पर रख दिया जाए तो आपको बताना होगा कि बताइए भाई 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो अगर आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 कूलाम आवेश यहाँ है, यहाँ पे 2 कूलाम है, यहाँ पे 2 कूलाम है, तो 1 कूलाम आवेश पर बल देखिए कहां से लगेगा। पहला तो ये 2 कूलाम वाला लगाएगा, ये 2 कूलाम देखिए दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल होगा, तो 2 कूलाम वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा तो किस दिशा में करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, फिर ये Q2 वाला हो गया भाई, और ये Q3 वाला जो 2 कूलाम है वो भी इसे प्रतिकर्षित करेगा तो किस दिशा में करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया F12 और ये हो गया F13। ठीक, F12 और F13। तो अब देखिए ये तो सीधी रेखा में है नहीं, अब आप इनको ऐसे देखिए अगर विपरीत दिशा में होते या एक ही दिशा में होते तो आप उनको जोड़ लेते या फिर घटा देते। अभी अब देखिए इनके बीच का कोण जो है ये 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। अब इनका परिणामी आपको निकालना पड़ेगा भाई, सदिश योग नियम लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये F12 है और F13 है, तो अब सिंपल ये तो होगा नहीं, आप इसका परिमाण निकालिए और इसका परिमाण निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सदिश योग नियम की। ठीक, तो सदिश योग नियम में अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एक समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये अगर पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा, अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल मैं पहले आपको समांतर चतुर्भुज का नियम बताऊंगा, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो अभी आप इतना रिवाइज करिए और नोट्स बना लीजिए। नोट्स जो है PDF आपको मिल जाएगी अभी, और लगातार आप जो है काफी बनाते रहिए। ठीक, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनको आप ग्रुप में ना हमें पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, कल जो समांतर जो ये कूलाम के नियम के जो सदिश रूप का जो एक नोट आपको दे दिया गया था, नोट्स आपको दिया गया था, तो वो थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, थोड़ा घुमावदार था, तो आप उसको ना लिखिए। ठीक है, आज मैं थोड़ा सरल करके उससे दूसरा नोट्स दूंगा, तो आप उसको कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कोशिश करिएगा, लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का नियम पता होगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो आप मैसेज करके हमें बताइएगा। कल सबसे पहले हम, क्योंकि ये चीजें कक्षा 11 में थी आपके, ठीक है, तो शायद अब सिलेबस से हट गया है,
तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैसेज करके बताइएगा, फिर हम पहले आपको ये बताएंगे कल, उसके बाद से फिर ये क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, चलो।